वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे अनुपम रसायन के आईपीओ के बारे में, जो कि आज से खुल गया है। ये एक स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाली कंपनी है। तो कैसा हो सकता है इसका आईपीओ, क्या कंपनी का बिजनेस है, उसको हम समझेंगे। तो ये कंपनी जो है स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है, और केमिकल्स भी दो कैटेगरी के हो जाते हैं। एक लाइफ साइंस स्पेशलिटी केमिकल, यानी कि ऐसे केमिकल जो कि ह्यूमन या एनिमल्स कंज्यूम कर सकते हैं। यहाँ से कंपनी का 96% रेवेन्यू आता है। एग्रो केमिकल्स भी कंपनी बनाती है। फार्मा कंपनी के लिए जो प्रोडक्ट होते हैं, कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होते हैं, वो भी जो है ये कंपनी बनाती है। और दूसरी बात करें तो 4% रेवेन्यू जो है इसका अदर स्पेशलिटी केमिकल से आता है, जैसे कि पिगमेंट, डाई, पॉलीमर वगैरह। इनका इस्तेमाल जो है कपड़ों को रंगने में, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में कलर देने के लिए होता है। तो यहाँ से रेवेन्यू जो है छोटा सा है, 4% ही। सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जो है वो लाइफ साइंस स्पेशलिटी केमिकल से ही आता है, जो कि एग्रो केमिकल हो जाते हैं। पर्सनल केयर वाले प्रोडक्ट जो कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होते हैं, और फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट। अब आईपीओ से कंपनी जो है पैसा रेस कर रही है 760 करोड़ रुपए। अब इस 760 करोड़ में से 560 करोड़ रुपए का कंपनी इस्तेमाल करेगी कर्ज का रीपेमेंट करने के लिए। साथ में कंपनी का प्लान है जापान के मार्केट में और एक्सपेंड करने के लिए, तो वहाँ पे भी जो है कुछ पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। अब कंपनी के क्लाइंट्स की बात करें तो क्लाइंट बेस ठीक ठाक है। 68% रेवेन्यू जो है कंपनी का आता है सिजेंटा, सोमितोमो केमिकल जो कि जापान की है, यूपीएल, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड जैसी कंपनियों से जो है कंपनी का 68% रेवेन्यू आता है। अब क्या क्या इसके लिए पॉजिटिव है उस पर बात करें तो ये एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है, जिस और इस सेक्टर को चाइना इफेक्ट जो चल रहा है उससे काफ़ी फ़ायदा है। तो पहले चाइना ने काफ़ी बड़ा एक्शन जो है पॉल्यूशन के खिलाफ जो है लिया था। तो कई सारी केमिकल कंपनीज को उन्होंने बंद किया था। जो एनवायरनमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन उसको बड़ा टाइट कर दिया था। तो उसके कारण जो है काफ़ी कुछ बिजनेस जो है यहाँ पे शिफ्ट हुआ था। और अब जो कोरोना वायरस में चाइना की जो इमेज ख़राब हुई है, उसके कारण बहुत सारे देश जो है अब अपनी सप्लाई को जो है वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। चाइना के साथ दूसरे देशों के साथ भी जो है वो सप्लाई को लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका बेनिफिट जो है इस सेक्टर को मिल रहा है और साथ में भारतीय कंपनियों को भी मिल रहा है। तो एक बहुत बड़ा कैपेक्स जो है इस समय केमिकल कंपनियों का चल रहा है। अनुपम रसायन की भी बात करें तो इसने भी काफ़ी बढ़िया कैपेक्स किया है, और पिछले 3 साल में जो है इसने अपनी कैपेसिटी को डबल कर दिया है। तो वर्तमान समय में कंपनी जो है 70-75% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर रही है, यानी कि 25 से 30% की स्पेयर कैपेसिटी कंपनी के पास अभी भी है, जहां से वो अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है वो बढ़ा सकती है। कंपनी के रिलेशंस जो है अपने क्लाइंट के साथ काफ़ी अच्छे हैं, और कई क्लाइंट्स जो है पिछले 10 साल से भी जो है इसके साथ जो है काम कर रहे हैं, इनकी सर्विसेज जो है ले रहे हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया बात हो जाती है। कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो भी काफ़ी बड़ा है, 41 प्रोडक्ट इस समय है। तो ये कंपनी के रिस्क को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर देता है, क्योंकि कभी कभार एक आध प्रोडक्ट की डिमांड कम ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बड़ा है तो आप जो है उसके साइड इफ़ेक्ट से जो है बच जाते हैं। तो ये एक पॉजिटिव कंपनी के बिजनेस के साथ हो जाता है। साथ में एक और अच्छी बात जो है, कंपनी ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन काफ़ी किया है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जो रॉ मटेरियल कंपनी को लगते हैं अपने प्रोडक्ट बनाने में, वो रॉ मटेरियल भी खुद बनाने लगना। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो है कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा किया है। इससे जो है कंपनी ने अपनी डिपेंडेंसी जो इंपोर्ट के ऊपर है वो काफ़ी कम कर ली है, जो आने वाले समय में उसको फ़ायदा देगा। तो ये भी कुछ पॉजिटिव बात हो जाती है। अब ज़रा कुछ रेशियोज़ पे आ जाएं तो रेशियोज़ जो है अभी कंपनी के ठीक ठाक चल रहे हैं। ROE 9.6% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9% है, और पीई जो है वो 95 है। तो ये एक जो है थोड़ी सी चिंता वाली चीज़ हो जाती है, क्योंकि ये प्राइस जो है काफ़ी हाई हो जाता है। तो 95 के पीई पर जो है ये आईपीओ आ रहा है, ये जो बता रहा है कि वैल्यूएशन जो है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हाई है। अब अगर हम इसी चीज़ को कंपेयर करें दूसरी केमिकल कंपनीज के साथ, तो क्या चीज़ हम देख सकते हैं कि पीआई इंडस्ट्रीज़ जो है इस समय जो है कितने के पीई पे मिल रही है, 51 के पीई पे मिल रही है, और उस कंपनी का आरओई जो है वो 17% है। अनुपम रसायन को अगर हम इससे कंपेयर करें तो देखिए काफ़ी डिफरेंस है। 17% की जगह यहाँ पे है 9.6, और पीई में डिफरेंस जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है।
और इसी तरह से अगर हम कंपेयर करें दूसरी केमिकल कंपनी जैसे आरती इंडस्ट्रीज़ या एसआरएफ, तो यहाँ पे भी हमें वही चीज़ देखने को मिलेगी कि कंपनी का वैल्यूएशन जो है कंपैरेटिवली काफ़ी हाई है। साथ में कंपनी के जो रेशोज़ हैं वो उतने अच्छे इन कंपनियों जितने नहीं हैं। तो इसके साथ रिस्क क्या है वो भी बात कर लेते हैं। तो इन्वेंट्री डेज हाई हैं कंपनी के, वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत भी हाई होती है। तो इन्वेंट्री डेज हाई होने का मतलब ये है कि कंपनी को जो फाइनल प्रोडक्ट बनाने में समय लगता है वो ज़्यादा होता है, उसको बेचने में जो समय लगता है वो ज़्यादा होता है। इसके कारण जो कैश आता है वो काफ़ी लेट आता है। तो 8 से 9 महीने का जो है कंपनी का टाइम को समय लगता है अपने प्रोडक्ट को बेचने के बाद उससे कैश प्राप्त करने में। तो इसके कारण जो क्या होता है, वर्किंग कैपिटल हाई हो जाती है और ऐसी हाई वर्किंग कैपिटल के कारण कंपनियों को शॉर्ट टर्म लोन की ज़रूरत जो है वो बार बार पड़ती रहती है। तो ये एक रिस्क इस कंपनी के साथ है। साथ में कुछ इंडस्ट्रियल हैज़ार्ड हैं, क्योंकि कंपनी एक केमिकल सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है जहाँ पे पॉल्यूशन एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज काफ़ी रहते हैं। साथ में रिस्क ये भी रहता है कि कोई दुर्घटना हो जाए, कुछ हो जाए तो वहाँ पे बड़ा डैमेज, बड़ा नुकसान होता है। तो ये इंडस्ट्रियल हैज़ार्ड वाला रिस्क जो है कंपनी के साथ है। एक और चीज़ जो है वो ये कि कंपनी के रेवेन्यू काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड हैं। तो टॉप 10 जो क्लाइंट हैं उनसे कंपनी का 87% रेवेन्यू आता है। अब यहाँ से अगर कुछ क्लाइंट्स चले जाते हैं किसी भी रीज़न से तो बड़ा ड्रॉप जो है रेवेन्यू में हो सकता है। तो ये एक रिस्क वाली बात यहाँ पे ये हो जाती है। दूसरे रिस्क वाली बात ये हो जाती है कि कंपनी का 68% रेवेन्यू दूसरे देशों को सामान बेच के आता है, एक्सपोर्ट करके आता है। तो एक्सपोर्ट में फॉरेक्स का रिस्क रहता है, करेंसी के प्राइस की ऊपर नीचे होने का रिस्क रहता है। तो अगर यहाँ से डॉलर जो है वो मजबूत हो जाता है तो कंपनी का जो है थोड़ा फ़ायदा होता है। रुपया अगर मजबूत हो जाता है तो कंपनी का यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। तो ये फॉरेक्स रिस्क जो है कंपनी के साथ हैं। तो अब अगर हम इन सारी चीज़ों को कंपेयर करें, पॉजिटिव नेगेटिव रिस्क, और साथ में कंपनी के वैल्यूएशन को भी कंपेयर करें दूसरी चीज़ों के साथ, तो ऐसा लगता है कि ये कंपनी भले ही अच्छी है, ठीक है, पर क्योंकि वैल्यूएशन इतने ज़्यादा हाई हैं तो इस प्राइस पे ये लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा नहीं लगता है। हाँ, हालांकि लिस्टिंग गेन हमें मिल सकता है क्योंकि मार्केट इस समय ओवरऑल अच्छा चल रहा है, आईपीओ मार्केट बड़ा हॉट है। तो और कंपनी के फंडामेंटल्स भी ठीक हैं, अच्छे हैं, ग्रोथ करेगी, पर वैल्यूएशन हाई है। तो अगर हम चीज़ों को कंपेयर करें तो लिस्टिंग गेन मिल सकता है, पर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से वैल्यूएशन अभी ठीक नहीं है। तो फिर जो है आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको लिस्टिंग गेन के लिए लेना है या लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, तो क्या करना चाहिए। जिसके साथ जो है मैं अपनी बात आज की ख़त्म करता हूँ। वीडियो देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे। जय हिंद।